गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर है? मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय भीम। पीडीएफ ऑन नहीं हो रहा है, एक बार टेक्निकल टीम से डिस्कस करो। चलिए, एक बार फिर से सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हम लोग आज क्लास की शुरुआत करते हैं फिर से, और आज का टॉपिक है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एलओसी विवाद। हम लोग जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं, उसका एक खंड है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, और उसी खंड में एक टॉपिक है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी, चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट, और उसी में हम भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा चुनौतियां पढ़ रहे हैं। और उसी में पढ़ते हुए हमने सर क्रीक से उठाया और जम्मू कश्मीर से लगी हुई पाकिस्तान सीमा सुरक्षा चुनौतियों की चर्चा की, और फिर जम्मू कश्मीर का जो एलओसी डिस्प्यूट्स है, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, उसको समझने के लिए आज मैं एक स्पेशल क्लास उस पर फोकस करके मैं लेने जा रहा हूं। ठीक है, एलओसी विवाद सामने है, और मैंने कल भी मेरे ख्याल से दिखाया था। एलओसी विवाद, अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या पूछा जाए, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की समस्या पूछा जाए, जो एक गंभीर सुरक्षा चुनौती रही है, तो इसके लिए भी इस टॉपिक को समझना जरूरी है। इसलिए इस टॉपिक का एक नामकरण आप कर सकते हो, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां, अलगाववाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है इस पर फोकस करके, इसलिए मैंने इसको टॉपिक का नाम दे दिया, क्योंकि इस क्लास के बाद इस से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देना हम लोगों के लिए आसान रहेगा। और इसका एक अगला नाम मैंने सीधे फोकस कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर। तो हम लोग थोड़ा सा जम्मू कश्मीर पे फोकस्ड होकर के आज का क्लास शुरू करते हैं। सभी बच्चों के मन में जम्मू कश्मीर के बारे में एक जिज्ञासा रहती है, और जम्मू कश्मीर भारत का एक हॉट टॉपिक बहुत पहले से ही रहा है। बहुत पहले से ही जम्मू कश्मीर का मुद्दा किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय रहा है, और इस पर प्रश्न यूपीएससी भी पूछती रही है। अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसलिए आइए हम लोग चल करके जम्मू कश्मीर घूमते हैं। जम्मू कश्मीर आप फ्लाइट से जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर आप जम्मू के माध्यम से बस से भी जा सकते हैं। ट्रेन अभी तक प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए संचालित नहीं हुई है, बट उसमें शायद काफी प्रगति है। हाल में वो शुरू हुआ है, नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट। हम लोग फ्लाइट से नहीं जाएंगे, हम लोग बस से नहीं जाएंगे, मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधे ऑनलाइन के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, वहां की कहानी के माध्यम से। आपके मैप पर जम्मू कश्मीर आपके सामने है। पीछे के क्लास में मैंने जम्मू कश्मीर का एक मैप दिखाया था। यही मैप जम्मू कश्मीर का पुराना वाला मैप है, 2019 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 के पहले वाला मैप है। इसलिए मैंने लिख दिया है 5 अगस्त 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर। ये जो जम्मू कश्मीर था, इसकी आबादी लगभग 12 करोड़ के आसपास थी। 12 करोड़ 26 लाख इसकी आबादी थी बच्चा, और 22 दशमलव, इसको हम कहें 22 नहीं, इसको हम कहेंगे, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, 23.42
लाख वर्ग किलोमीटर, ये एग्जैक्ट है इसका, मतलब लगभग 22 से 23 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था पुराने वाले जम्मू कश्मीर का। और इस पुराने वाले जम्मू कश्मीर की जो आबादी थी, मुस्लिम आबादी 68% थी। पुराना वाला जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 3 एरिया आपके सामने था। एक कश्मीर घाटी का एरिया, इस मैप में चूंकि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी शामिल किए हुए हैं, तो इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी दिख रहा है येलो कलर में। इसके बाद चाइना के पास जो इस एरिया का एक हिस्सा है, गिफ्टेड टू चाइना बाय पाकिस्तान इन 1963, ऊपर में मैंने पीछे भी चर्चा की थी, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और ग्रीन कलर में आपके सामने इस स्क्रीन पर एक आजाद कश्मीर का हिस्सा भी दिखाई दे रहा। और इंडिया में जो कश्मीर है, जिसको कि पाकिस्तान आईओके कहता है, इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर कहता है, वो हिस्सा है। और एक अक्साई चीन का हिस्सा है जो चाइना के नियंत्रण में है। ये ओवरऑल टोटल मिलाकर के जम्मू कश्मीर है। और इसमें 3 पार्ट है बच्चा। एक कश्मीर घाटी है, इसमें आप आजाद कश्मीर का एरिया ले सकते हो, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया ले सकते हो, और फिर जो जम्मू कश्मीर में ऊपर नॉर्थ में कश्मीर घाटी वाला एरिया है वो ले सकते हो, जो अभी इंडिया के कब्जे में। दूसरा इसका एरिया है जम्मू का एरिया, जो नीचे में है, जम्मू कश्मीर के नीचे में है जम्मू का एरिया। और तीसरा एरिया है इसका अक्साई चीन का एरिया, मतलब लद्दाख का एरिया। अक्साई चीन छोड़ दो, लद्दाख का एरिया। बट जो पुराना है वो यही था आपका जम्मू कश्मीर। इस पुराने जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो राज्य था, इसमें 68% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन था, 28% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन था। 68, 28, 4% बच जाता है। लगभग 2% के आसपास सिख पॉपुलेशन था। 2011 का सेंसस के आधार पर मैंने पॉपुलेशन दिया है 1.8%। और 1% के आसपास बौद्ध पॉपुलेशन था। ये बौद्ध जम्मू कश्मीर के पूर्वी इलाके में, जो लद्दाख का इलाका है, उसमें इनकी आबादी ज्यादा है, यहां पर उनका संकेंद्रण ज्यादा है। यही है पुराना वाला जम्मू कश्मीर का जनसंख्या, पुराना वाला जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल लगभग 22 से 23 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको अगर हम सीधे लिखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं स्पष्ट करके। बाईस लाख वर्ग किलोमीटर, ये आपका समस्या खत्म हो गया। ठीक है, ये है आपका पुराना जम्मू कश्मीर, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और 5 अगस्त 2019 को इसकी पूरी रूपरेखा बदल गई। 5 अगस्त 2019 वाला जम्मू कश्मीर आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लाया। 5 अगस्त 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर, जब 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में बांट दिया गया। अब आज का जो जम्मू कश्मीर है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर एक इलाका है और लद्दाख एक इलाका है। इसको अगर हम और बांटे तो इसमें एक इलाका ये वाला जम्मू का इलाका है बच्चा, नीचे इसके, दिस वन जम्मू एंड दिस वन कश्मीर घाटी। और ये जो इलाका है लद्दाख का इलाका है। अलग अलग अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। कश्मीर घाटी में लगभग 95% मुस्लिम पॉपुलेशन हुआ करता था, आज भी है। नीचे में जम्मू में लगभग 56% हिंदू पॉपुलेशन था, और बगल में लद्दाख में 54% बौद्ध पॉपुलेशन है। अब आप कह रहे होंगे कि लद्दाख के एरिया में 54% बौद्ध पॉपुलेशन है और टोटल जम्मू कश्मीर के पॉपुलेशन में लद्दाख का पॉपुलेशन मात्र 1% है, ये कैसे है? तो मेरा उत्तर होगा कि लद्दाख का इलाका में डेंस पॉपुलेशन नहीं है। अगर आपने 3 इडियट नाम की एक फिल्म देखी होगी, पेंगोंग झील को देखा होगा, जहां पर लास्ट में आमिर खान एक गांव में स्कूल बना करके बच्चों को पढ़ाता है,
उस पूरे इलाके की यात्रा करते हुए उस फिल्म के जो कैरेक्टर हैं उनको आपने देखा होगा, तो पूरा का पूरा दुरूह इलाका है, वहां आबादी नाम मात्र की नहीं है। वो इलाका है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, और जो पॉपुलेशन है वो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का है। यही कारण था कि लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ये बौद्ध पॉपुलेशन है, इसलिए जब हम केवल इस इलाके की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 54% पॉपुलेशन जो टोटल लद्दाख के पॉपुलेशन का बौद्ध है। कश्मीर घाटी के टोटल पॉपुलेशन का 95% मुस्लिम है, और जम्मू के टोटल पॉपुलेशन का 56% हिंदू थे। और तीनों को मिलाकर के जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, तो तीनों का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था 1% बौद्ध, 28% हिंदू और 68% 68% मुस्लिम, लगभग 2% के आसपास सिख। ये इसका एक परिचय है। ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, हिमालय का इलाका है। इसके बारे में आप सामान्य रूप से देखे होंगे, भूगोल में भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। ये पूरा का पूरा पहाड़ है। नीचे में जम्मू जो इलाका है ये हिंदुओं का इलाका है, यहां पर थोड़ा कम पहाड़ है, बट जम्मू से पहाड़ शुरू हो जाता है। और पूरा का पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। और इसके उत्तर में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां दिखाई देती है। ये हिमालय का एरिया है। दुरूह भौगोलिक स्थितियां हैं यहां पर, बट खूबसूरती भी इतनी ज्यादा कि आपने सुना होगा कश्मीर के बारे में कि जन्नत कहीं है, स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। इसकी खूबसूरती के बारे में एक उपमा दी गई है। ये उपमा बताती है कि जम्मू कश्मीर कितना खूबसूरत राज्य रहा है। भारत का अगर कोई संभावित टूरिज्म है तो जम्मू कश्मीर है। ये बात अलग है कि टेररिज्म के कारण, उग्रवाद के कारण, अलगाववादी आंदोलनों के कारण यहाँ पर टूरिज्म रुक सा गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर से टूरिज्म की गतिविधियां तीव्र हुई है। पर्यटन यहाँ पर फिर से प्रोत्साहित हो रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, ढेर सारे लोग घूमने जा रहे हैं। ये है बच्चा जम्मू कश्मीर का एक सामान्य सा परिचय। अब जम्मू कश्मीर को समझने के लिए थोड़ा सा आज मैं थोड़ा आपका समय ज्यादा लूंगा। आज मैं थोड़ा एक तरह से गपशप करूंगा आपके साथ, और मुझे लगता है कि इस गपशप से ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको ढूंढ करके देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रश्नों में इस तरह की चीजें पूछी गई है बच्चा। और इस गपशप में हमारी कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर की एक क्रमवार कहानी। और इस जम्मू कश्मीर की आज की जो समस्या है, इस समस्या के जड़ को अगर हम लेकर के चलें तो ये जड़ की शुरुआत होती है 1846 से, 1846 से, और फिर क्रमशः 1846 से हम 1930 पे आए हैं। 1930, 1940, 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2020 के दशक में आज हम हैं। 2020 से लेकर के हम 2024 में आज खड़े हैं। आज तक जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज बच्चा, जो जम्मू कश्मीर हमारे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक समस्या रहा है, जिस जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी सरकार ने 370 को हटाने का प्रयास किया, हटाया, जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रही है। आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। सरकार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इन आतंकियों के सफाया में लगी हुई है, तो सरकार दूसरी तरफ डेवलपमेंट की गति को तीव्र करके जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान में लगी हुई है। इस समस्या का उद्गम कहां से होता है, इस समस्या की कहानी कहां से शुरू होती है? बच्चा, जम्मू की कहानी शुरू होती है जम्मू में, जम्मू से जम्मू कश्मीर की कहानी। जम्मू एक हिंदू शासक के अधीन शासित हुआ करता था। डोगरा वंश का शासन था जम्मू में डोगरा वंश का शासक था। और 1846 में, कहानी सुनो मेरी, मैं चाहूंगा कि बस आराम से नोट्स छोड़ दो और बस इसको समझने का प्रयास करो, इंटलाइज करने का प्रयास करो। 1846 में यहां पर डोगरा वंश के जो राजा थे, राजा गुलाब सिंह,
ये डोगरा वंश से थे और यही जम्मू के राजा थे। 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यह एक समझौता करते हैं, संधि करते हैं। इसको हम अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं, अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। और इस अमृतसर की संधि के द्वारा राजा गुलाब सिंह 75 लाख रुपए में कश्मीर घाटी को खरीद लेते हैं। याद करो, यानी जम्मू राज्य के अधीन कश्मीर घाटी 1846 में ऐड होता है। जम्मू राज्य के अधीन कश्मीर घाटी, आई रिपीट, 1846 में जुड़ता है, जब राजा गुलाब सिंह ने अमृतसर की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से 75 लाख रुपए में इस कश्मीर घाटी को खरीद लेते। उस कश्मीर घाटी को, जहां पर 95% पॉपुलेशन मुस्लिमों की होती है, इस मुस्लिम बहुल घाटी के लोगों द्वारा, इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लोगों द्वारा इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जाता है कि एक हिंदू शासक हमारे को खरीद कर हमारे ऊपर शासन करेगा। एक हिंदू शासक हमारे को खरीद कर हमारे ऊपर शासन करेगा, ये उनको स्वीकार्य नहीं था। हालांकि जब 1846 का समय हुआ करता था बच्चा, उस समय ये सब बातें बहुत मायने नहीं रखती थी, और जहां भी लोग, जिसका भी राज्य हो जाता था, लोग उसको स्वीकार कर लेते थे। इसलिए शुरू शुरू में इसका बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ, लेकिन इसके विरोध की कहानी शुरू होती है 1930 के बाद। 1930 का मतलब होता है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर शुरू हो चुकी थी। आजादी 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 के नारे लगने लगे थे। स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों का प्रसार अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत में हो चुका था। पूरे दुनिया में अंग्रेजी उपनिवेश के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, जहां जहां अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन था। ये हवा यहां तक भी पहुंची, और 1932 में इन्हीं मुस्लिमों के एक नेता, एक व्यक्ति जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, नाम सुना होगा आपने। उमर अब्दुल्ला के दादाजी फारूक अब्दुल्ला के पिताजी। एट प्रेजेंट उमर अब्दुल्ला का नाम आपने सुना होगा, कश्मीर घाटी के एक मुस्लिम नेता हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। उमर अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने 1932 में एक संगठन बनाते हैं, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। आई रिपीट, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन करते हैं, और ये जम्मू के हिंदू शासक से कश्मीर घाटी की आजादी, जम्मू के हिंदू शासक थे कश्मीर घाटी मैप में है दिमाग में, कश्मीर घाटी की आजादी के लिए आंदोलन शुरू करते। भारत के लोग अंग्रेजों से आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, ये जम्मू के हिंदू शासक से आजादी का आंदोलन शुरू करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर, उस समय जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो फिर ये हिंदू शासन कैसे आ गया? हिंदू शासन से आजादी की क्या बात हुई? तो बच्चा, आपको जानकारी होगी कि भारत में अंग्रेज शासन में तो थे, लेकिन बहुत सारे रजवाड़ों को उन्होंने स्वतंत्र शासन करने के लिए अधिकार दे रखा था, और वो उनके ऊपर बैठे हुए थे। इस तरह की ढेर सारी रियासतें भारत में एग्जिस्ट कर रही थी। उस समय जम्मू कश्मीर की रियासत भी थी, और उसी समय उसी डोगरा वंश के जो राजा थे, जिनका नाम था हरि सिंह, 1930-32 में हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे। अंग्रेज ऊपर थे, अंग्रेजों की अधीनता को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, और अंग्रेजों ने उनको राज्य करने के लिए राजा के रूप में उनको छोड़ दिया था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के विरोध में शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी के मुसलमानों को मोबिलाइज किया, इन्हीं बातों को इंजेक्ट करके कि 95% मुस्लिम आबादी वाले घाटी पर एक हिंदू शासक कैसे राज्य करेगा? हमें कश्मीर घाटी के मुस्लिमों को आजादी मिलनी चाहिए, हिंदू शासक हरि सिंह से हमें आजादी मिलनी चाहिए। और हिंदू शासक हरि सिंह से आजादी के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे आंदोलन का प्रवाह आगे बढ़ा, और 1939 में, इन 1939
इन्होंने इसका नाम बदल करके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। 1940, 1941, 1942 में हमारे यहां भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध। 43, 44, 45 इधर विश्व का सिनेरियो बदल रहा था। 39 से लेकर के 45 तक विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार, और फिर इंग्लैंड ने अपनी नीति में इस तरह के औपनिवेशिक देशों को आजाद करने का निर्णय लिया और भारत को स्वतंत्रता देने की बातें शुरू हो गई। क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और उसका प्रभाव दिखने लगा था, भारत को स्वतंत्रता देने की तैयारी शुरू हो गई थी। ये बातें शेख अब्दुल्ला को समझ में आई और शेख अब्दुल्ला ने 1946 में इन 1946 शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू करी। शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचो, शेख अब्दुल्ला को किसने गिरफ्तार किया होगा? अंग्रेजों ने नहीं, हरि सिंह। क्योंकि इनका कश्मीर छोड़ो आंदोलन किसके विरुद्ध था? हरि सिंह के विरुद्ध था। अंग्रेजों कश्मीर छोड़ो नहीं, हरि सिंह कश्मीर छोड़ो, हरि सिंह कश्मीर छोड़ो। ये जम्मू के डोगरा वंश के हिंदू शासक से कश्मीर घाटी की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हरि सिंह कश्मीर छोड़ो। फलतः हरि सिंह के सैनिकों ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। इधर हमारे भारत की आजादी की कहानी आगे लिखी गई और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता जो दी वो कई तरह के कांटों से भरपूर थी। कांटा का यहां मेरा तात्पर्य है कि अंग्रेजों ने कहा कि भारत आज से आजाद, भारत आजाद, पाकिस्तान आजाद, भारत की जितनी भी रियासतें हैं वो आजाद। भारत की रियासतें चाहे तो अपना अलग देश बना करके आजादी पूर्वक रह सकती है। भारत चाहे तो उन रियासतों को मिला करके एक बड़ा संघ के रूप में आजाद देश बना सकता है। पाकिस्तान चाहे तो रियासतों को मिला करके एक बड़े संघ के रूप में आजाद देश बना सकता है, या रियासतें चाहे तो स्वतंत्र देश के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती है। फिर क्या था? एक नई मुसीबत थी और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन रियासतों को, जिनको एक मौका दिया था अंग्रेजों ने कि आप भी आजाद हो सकते हो, उनको भारत में शामिल होने के लिए तैयार किया जाए। कई ऐसे रियासतें थी जो भारत संघ में शामिल हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन रियासतों को भारत में शामिल करने का प्रयास शुरू किया गया। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा। इधर आजादी के समय अंग्रेजों के द्वारा जब भारत को आजादी दी गई तो उसी समय तय कर लिया गया कि दो देश होगा, भारत और पाकिस्तान। और फिर भारत और पाकिस्तान दोनों के सामने चुनौती थी कि जो रियासतें अपनी आजादी की बात कर रही थी उनको कैसे पाकिस्तान में शामिल किया जाए या भारत में शामिल किया जाए। और इसके लिए बनाया गया एक विलय संधि। और जो रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार हुई या जो रियासतें पाकिस्तान के क्षेत्र की पाकिस्तान में शामिल होने को तैयार हुई, उनसे विलय संधि पर हस्ताक्षर करवाया गया। हस्ताक्षर का मतलब है कि मैं भारत संघ में शामिल होता हूं या मैं पाकिस्तान में शामिल होता हूं। पहले भी मैंने कहा था कि बलूच के कुछ प्रांतों ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए पाकिस्तान ने, उस समय मोहम्मद जिन्ना थे, जबरन उनको पाकिस्तान में शामिल कर लिया। सैनिकों के बल पर, सेना भेजकर।
भारत में इस तरह का कोई प्रयास नहीं हुआ, लेकिन भारत ने इसके लिए कूटनीतिक प्रयास किया। हैदराबाद के निजाम ने कहा कि मैं अलग रहूंगा, वहां पर भी भारत ने कुछ कूटनीतिक प्रयास किए और अंततः निजाम को भी भारत संघ में शामिल करने के लिए राजी कराया। उसी तरीके से हरि सिंह ने भी विलय संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हरि सिंह ने पाकिस्तान के सामने और भारत के सामने, दोनों के सामने प्रपोजल दिया, दोनों के सामने एक समझौता किया कि भाई मैं स्वतंत्र अपने अस्तित्व को बनाए रखूंगा, मैं एक आजाद देश के रूप में बना रहूंगा। भारत कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, पाकिस्तान भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, बट भारत भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ। हरि सिंह भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर करे और कश्मीर की निगाह भी जम्मू कश्मीर पे थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका था। कश्मीर घाटी का इलाका जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, आपने देखा होगा, वो पाकिस्तान के नॉर्थ एरिया का एक कवच था, सुरक्षा कवच था, और भारत के लिए भी एक सुरक्षा कवच है। इसलिए भारत भी चाहता था सामरिक दृष्टिकोण से भी कि जम्मू कश्मीर का इलाका भारत में हो। इसलिए भारत चाहता था कि हरि सिंह विलय संधि पर हस्ताक्षर करते, हरि सिंह विलय संधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने इनकार कर दिया। पाकिस्तान निगाह लगाए बैठा था, लेकिन शासक हिंदू थे, इसलिए हरि सिंह पाकिस्तान के साथ विलय करे इसकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही थी। हरि सिंह निश्चित तौर पर भारत के साथ विलय करेंगे इसकी संभावनाएं दिख रही थी कि यदि विलय करेंगे तो, उन्होंने विलय करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की निगाह 95% मुस्लिम आबादी वाले कश्मीर घाटी पर थी, और पाकिस्तान की निगाह थी कि यहां के लोग अगर चाह जाएं पाकिस्तान में कश्मीर का विलय, तो फिर उनका पक्ष मजबूत हो सकता था। इसलिए ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी, और इसके लिए जरूरी था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला एक ऐसे प्लेयर थे जो जिसके टीम में चले जाएंगे उस टीम के जीतने की संभावना। पाकिस्तान ने भी शेख अब्दुल्ला को अपनी टीम में लाने का प्रयास किया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला 95% आबादी वाले कश्मीर घाटी के मुस्लिमों के एक प्रमुख नेता थे, पॉपुलर नेता थे। और शेख अब्दुल्ला जी की मित्रता थी नेहरू जी के साथ। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को पटाया कर सकते हो, और किसी तरीके से शेख अब्दुल्ला को राजी कर लिया। अब शेख अब्दुल्ला के राजी होने से तो हरि सिंह विलय संधि पर हस्ताक्षर करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ परोक्ष दबाव देना जरूरी है, कहीं ना कहीं कुछ परोक्ष दबाव देना जरूरी है। उधर पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इस इलाके को मिलाना चाहता था, और पाकिस्तान के पास हथियार था कश्मीर घाटी के मुसलमान, पाकिस्तान के पास हथियार था शेख अब्दुल्ला। लेकिन शेख अब्दुल्ला तो जम्मू कश्मीर भारत के साथ आ गए थे, शेख अब्दुल्ला तो नेहरू जी के साथ आ गए थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, विलय संधि पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया शुरू होती है। अगस्त सितंबर, चूंकि 46 में शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए थे, और जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी के प्रयास से शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया, और नेहरू जी ने उनके साथ जलेबी खाए, रबड़ी खाए, उनके मुंह को मीठा किया, उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाते हुए उनको राजी कर लिया। और 22 अक्टूबर 1947 को फोकस्ड होकर सुनना, मैं प्रयास करूंगा कि बच्चा क्रिस्टल क्लियर कर दूं जम्मू कश्मीर के हर पहलू को। 22 अक्टूबर 1947 को 22 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी के मुस्लिमों को सुझाव दिया कि वो भारत के साथ शामिल हो जाए, भारत के साथ शामिल हो जाए। ठीक है।
वो भारत के साथ शामिल हो जाए। अब शेख अब्दुल्ला ने जब कश्मीर घाटी के मुस्लिमों को भारत के साथ शामिल होने का सुझाव दिया तो परेशानी किसको हुई होगी? पहली परेशानी तो हुई होगी हरि सिंह को, बट हरि सिंह से भी ज्यादा परेशानी हुई कश्मीर पाकिस्तान को। पहली परेशानी हरि सिंह को और दूसरी पाकिस्तानी, उनसे भी बड़ा पाकिस्तान को दूसरी परेशानी। पाकिस्तान के लिए तो एकमात्र सहारा थे शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला भी पलट गए। वो भारत के पक्ष में बोले, कश्मीर घाटी के मुस्लिमों को भारत में शामिल होने का सुझाव उन्होंने दे डाला। पाकिस्तान के पास और कोई उपाय नहीं था। पाकिस्तान ने तत्काल पूंछ का इलाका आपने देखा होगा, पूंछ क्षेत्र जो है वो कश्मीर पाकिस्तान में भी, उस इलाके में जो कबायली रहते थे, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, जो कबायली थे वहां पर, उन कबायलियों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के सलाह पर पूंछ के कबायलियों ने हरि सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पाकिस्तान ने उन्हें साथ दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए हरि सिंह की सेना गई। कबायलियों के साथ पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज दी। अब हरि सिंह की सेना और पूंछ के कबायली विद्रोहियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। समझ सकते हो, जब पाकिस्तानी सेना पूंछ के कबायली विद्रोहियों के साथ आ गई तो बच्चा बड़ा क्लियर है कि जीत पाकिस्तानी सेना की होगी। धीरे धीरे हरि सिंह की सेना पीछे हटने लगी, लोग मारे जाने लगे। हरि सिंह के सेना के लोग, सेना भी बहुत कम थी, बहुत ज्यादा थी नहीं। पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में हरि सिंह के जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर हरि सिंह की सेना धीरे 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 पीछे ढकेली जाने लगी। 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को पाकिस्तान ने क्या किया कि पूंछ विद्रोहियों के साथ आजादी की घोषणा करवा दी, और पूंछ ने हरि सिंह के, पूंछ के कबायली विद्रोही जो मूलतः पीछे से कौन खड़ा था, पाकिस्तान खड़ा था, उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत से अपनी आजादी की घोषणा कर दी। हम आजाद। इन्होंने अपना झंडा फहराया, अपना स्वतंत्रता की घोषणा करी। आज भी आजाद कश्मीर का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1947 को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को उनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस। पाकिस्तानी सेना और हरि सिंह की सेना के बीच युद्ध जारी। भारत बस तमाशा देख रहा। भारत बस तमाशा देख रहा। शेख अब्दुल्ला ने एक सुझाव दे डाला है, दोनों तमाशा देख रहे हैं। अगला सीन क्या होगा? हरि सिंह की सांसें फूलने लगी, हरि सिंह के सैनिक मारे जाने लगे। पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में पूंछ विद्रोही धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की रियासत की तरफ बढ़ने लगे। हरि सिंह को लगने लगा कि हम अकेले अपनी स्वतंत्र देश के अस्तित्व को नहीं बचाए रख सकते। 24 तारीख स्वतंत्रता दिवस, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने सरेंडर किया, यानी हरि सिंह ने विलय संधि पर भारत के साथ समझौता करने को, संधि करने को तैयार हो गए, हस्ताक्षर करने को तैयार हो गए। 26 अक्टूबर 1947 को रात में, उस समय सारे दल बल के साथ हमारे भारत के नेता जम्मू में अवस्थित थे। इमीडिएट श्रीनगर लोग गए, आनंद फानंद में लोग श्रीनगर पहुंचे, विलय संधि पर हस्ताक्षर हुआ, और हस्ताक्षर में एक तय हुआ हरि सिंह के बीच और भारत सरकार के बीच, जम्मू कश्मीर भारत का एक स्वायत्त राज्य बना रहेगा। अब यहां पर दो बातें हैं बच्चा, जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य बना रहेगा,
जम्मू कश्मीर भारत का एक स्वायत्त राज्य बना रहेगा। स्वायत्त राज्य का मतलब होता है कि बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार होगा। क्या विशेष अधिकार होगा? इसमें तय किया गया कि रक्षा, संचार और विदेश ये भारत के पास होगा। रक्षा के मामले में कोई भी निर्णय भारत लेगा। विदेश से संबंधित, दुनिया के देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कोई भी निर्णय भारत लेगा। जम्मू कश्मीर अकेले अपने से किसी देश के साथ संबंध बनाने का निर्णय नहीं लेगा। और संचार के बारे में कोई भी नियम कानून भारत बनाएगा, उसका निर्णय भारत देगा। यानी रक्षा, विदेश और संचार भारत के पास रहेगा। बाकी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर अपना स्वतंत्र निर्णय लेगा। इस तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का राज्य तो होगा, लेकिन यह अन्य राज्यों से अलग होगा। यह एक स्वायत्त राज्य होगा। ध्यान देना, यही स्वायत्त राज्य होगा को एग्जीक्यूट किया गया आर्टिकल 370 के द्वारा। अब आपको 370 की समझ आ रही होगी। अब बताओ, रक्षा, विदेश और संचार भारत के पास होगा। ये 26 अक्टूबर की रात को संधि होती है। तो अब संधि के बाद, हस्ताक्षर होने के बाद, विलय संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद जम्मू कश्मीर के रक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? भारत की हो जाती है। 27 अक्टूबर अगले दिन सुबह भारतीय सैनिक बिल्कुल तैयार थे। दनादन दनादन भारतीय सैनिक जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हैं और पाकिस्तानी सेना के साथ, कुछ विद्रोहियों के साथ लड़ना शुरू करते हैं। कुछ विद्रोहियों के साथ पाकिस्तानी सेना और खुले रूप में आती है और यहीं से शुरू होता है भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध, फर्स्ट इंडिया पाक वार। क्लियर है? अभी तक हरि सिंह के सैनिक थे, अब भारतीय सैनिक जब आ गए तो भारत का पक्ष मजबूत हो गया। भारतीय सैनिकों ने मजबूती के साथ पाकिस्तानी सैनिकों को धीरे धीरे पीछे खदेड़ना शुरू किया। पाकिस्तान ने भी अपने सेना का पोलराइजेशन वहां शुरू कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। ऐसे ही हरि सिंह ने विलय संधि पर हस्ताक्षर किया और जब सुबह में पता चला लोगों को कि हरि सिंह भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, तो इस बारे में कहीं से भी शेख अब्दुल्ला को सीन में नहीं लाया गया। इसलिए इस विलय संधि पर हस्ताक्षर की बात से भारतीय सैनिकों का जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके जम्मू कश्मीर की सुरक्षा करने के नाम पर दो लोगों को बुरा लगा। पहला बुरा तो शेख अब्दुल्ला जी को लगा, ये क्या हो गया। उनको लगा कि मुझे तो यूज कर लिया गया। भारत ने मेरा खौफ दिखाकर हरि सिंह को प्रेशराइज किया और उनसे विलय संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया, ऐसा शेख अब्दुल्ला को लगा। इसलिए 27 अक्टूबर को शेख अब्दुल्ला ने सरेआम अनाउंस किया। 27 अक्टूबर को शेख अब्दुल्ला ने सरेआम अनाउंस किया विलय संधि पर हस्ताक्षर के द्वारा, विलय संधि पर हस्ताक्षर के द्वारा कश्मीर घाटी के मुस्लिमों पर शासन नहीं किया जा सकता है। कश्मीर घाटी के मुसलमान डिसाइड करेंगे कि वो पाकिस्तान में जाएंगे या भारत में। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस विलय संधि को स्वीकार नहीं करता। कश्मीर घाटी के मुसलमानों के भाग्य का फैसला हरि सिंह और भारत सरकार मिलकर नहीं ले सकती। इसमें कश्मीर घाटी के मुस्लिमों की इच्छा जानना भी जरूरी है। इसलिए जनमत संग्रह कराया जाए। पहली बार 27 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी के मुस्लिमों से जनमत संग्रह की मांग रखी कि जनमत संग्रह कराया जाए। कश्मीर घाटी के मुसलमान डिसाइड करेंगे कि वो किधर जाना चाहते। हर घटना का स्लाइड आपके सामने आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने वहां लिख भी दिया है, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं दूंगा तो हर बातें लिखी हुई भी रहेगी आपको। 27 अक्टूबर 1947 को अब्दुल्ला ने इस विलय संधि का विरोध किया और जनमत संग्रह की मांग करी। और अगले ही दिन 28 अक्टूबर को
पाकिस्तान ने भी इस विलय संधि का विरोध किया क्योंकि उसको भी खराब लगा, ना टूट गया उसका। भारतीय सेना उस इलाके में आ गई। हालांकि विलय संधि पर हस्ताक्षर तो हरि सिंह को ही करना था, वही राजा थे, पर पाकिस्तान और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए पाकिस्तान के पास एक ही विकल्प बचा और वो विकल्प था वही जो शेख अब्दुल्ला ने कहा। यानी 28 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने भी इस विलय संधि का विरोध किया और पाकिस्तान ने भी कहा कि नहीं, यहां जनमत संग्रह होना चाहिए, कश्मीर घाटी के मुस्लिमों की राय भी जाननी चाहिए, कश्मीर घाटी के मुसलमान डिसाइड करेंगे कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और भारत में 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको निर्णय लेने का मौका दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक कंट्री के रूप में घोषित किया था और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अपने को घोषित किया था। पाकिस्तान ने इसको यहीं से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि नहीं, जनमत संग्रह हो, जनमत संग्रह हो, कश्मीर घाटी के मुसलमानों की इच्छाओं को जाना जाए, उनकी राय को जाना जाए। यह निर्णय कश्मीर घाटी के मुस्लिम करेंगे जो भारत में जाना चाहते हैं पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास किया और पूरे नवंबर दिसंबर भारत पाकिस्तान में युद्ध चलता रहा। इधर भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था बच्चा, और उधर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर बढ़ रहा था कि भाई युद्ध बंद किया जाए। इधर एक घटना और घटित होती है। मैंने आपको डेट बताया था, 22 अक्टूबर से मैंने कहानी 1947 से शुरू कराई थी। 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25, 26, 27, 28, 29, 30, एक तारीख को पाकिस्तान ने, 24 तारीख को पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर की घोषणा कर दी थी। एक तारीख को पाकिस्तान ने एक और खेल किया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बाद बीच युद्ध शुरू हो चुका था। एक लाइन पे भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना लड़ रही थी और जम्मू कश्मीर रियासत का एक इलाका था गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको मैंने मैप में आपको दिखाया है। गिलगिट बाल्टिस्तान पहले से ही डोगरा शासक से अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, बात कर रहा था। हरि सिंह के सैनिक, उनको से डर था, लेकिन वो आजादी की बात कर रहे थे। बट यहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान में तो अब हरि सिंह के सैनिक थे ही नहीं। पाकिस्तान आर्मी काफी आगे बढ़ चुकी थी। कश्मीर घाटी का जो एरिया था, लगभग 56% एरिया, 54% एरिया पाकिस्तान के नियंत्रण में आ चुका था। और आगे बढ़कर के पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना लड़ रही थी। गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका बिल्कुल खाली था। पाकिस्तान ने कहा कि क्यों देख रहे हो बच्चा, कर दो आजादी की घोषणा। 1 नवंबर 1947 को गिलगिट बाल्टिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी, अपना स्वतंत्रता दिवस बना लिया, कोई रोकने वाला नहीं था। गिलगिट बाल्टिस्तान ने कहा कि अभी हमारा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इसमें हमें सपोर्ट करे। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कैसे धीरे धीरे गिलगिट बाल्टिस्तान को कालांतर में पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिया और 2009 में पाकिस्तान ने एक कानून बनाया और कानून बना करके गिलगिट बाल्टिस्तान को पूरी तरह से अपने राज्य के रूप में शामिल कर लिया। तो 1 नवंबर को गिलगिट बाल्टिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और इधर भारत पाकिस्तान के सैनिक लड़ रहे थे। पूरा नवंबर लड़े, पूरा दिसंबर लड़े। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और दूसरी तरफ हमारे यहां जवाहरलाल नेहरू भारत की एक अच्छी तस्वीर विश्व पटल पर रखना चाहते थे। एक ऐसे भारत की तस्वीर जो उदार है, एक ऐसे भारत की तस्वीर जो मानवतावादी है, एक ऐसे भारत की तस्वीर जो अहिंसा का गढ़ रहा है, गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पे चलने वाला भारत का तस्वीर, बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांतों पे चलने वाला भारत का तस्वीर, शांति के आदर्श को प्राप्त करने वाले भारत की तस्वीर को नेहरू जी विश्व पटल पर रखना चाहते थे। इसलिए उनकी सोच थी कि जरूरत पड़ने पर उदार हो जाया जाए ताकि विश्व में हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े।
यही मानवतावादी सोच ने भारत को, ये भी एक फैक्ट था, एक सेकुलर स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए प्रेरित किया। इसका रिजल्ट क्या रहा कि नेहरू जी नवंबर 1947, दिसंबर 1947, 2 महीने के बाद 1 जनवरी 1948 को इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में लेकर चले गए। 1 जनवरी 1948, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने बाद यूनाइटेड नेशन में लेकर चले गए। बहुत से लोग आज नेहरू की इस निर्णय की आलोचना करते हैं। कहा जाता है कि नेहरू अगर बिल्कुल छोड़ देते तो हमारी सेना इतनी ताकतवर थी कि अपना एरिया हासिल कर लेते। हम क्यों जाएंगे यूनाइटेड नेशन में? जो कमजोर है वो जाता है किसी थर्ड पार्टी के पास, हम क्यों जाएंगे? एक सोच रही है और इस सोच के आधार पर नेहरू के इस निर्णय की आलोचना की जाती रही है। लेकिन नेहरू जी ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में लेकर चले गए। रिजल्ट क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन किया। यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन किया और यूएन कमीशन ने इस मुद्दे पर जांच करनी, विचार करनी शुरू कर दी। ये विचार एक लंबे समय तक चला और यूनाइटेड नेशन के प्रयास से फाइनली 1 साल बाद छिटपुट युद्ध जारी रहा। युद्ध उतनी गंभीरता से नहीं रहा, हल्का फुल्का रहा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इसको देख रहा था। वैश्विक दबाव भी था युद्ध नहीं करने का। जस्ट पूरा दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इस बुरे दौर से गुजरकर बाहर निकला था। 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था। जब नेहरू जी यूनाइटेड नेशन में लेकर गए तो 1 साल बाद 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन के प्रयास से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया गया, सहमति बनी। 1 जनवरी 1949, 1 साल बाद। और बच्चा, इस सहमति के बाद युद्ध विराम संधि पर दोनों राजी हो गए और सहमति बनी कि यथास्थिति को बहाल रखा जाए। यानी आज के डेट से जिस देश की सेना जहां पर है वही भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन होगा। यानी जहां भारतीय सेना है वो वहीं रुक जाए, जहां पाकिस्तानी सेना है वहां वहीं रुक जाए। यही भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन होगा। इस बात की भी आलोचना की जाती है कि भारत को इस पर एग्री नहीं होना चाहिए था। क्यों भाई? क्योंकि पाकिस्तानी सेना हरि सिंह की सेना को हराते हराते काफी जम्मू कश्मीर का एरिया हड़प चुकी थी। इसलिए युद्ध विराम संधि के बाद जो भौगोलिक परिदृश्य था, उस परिदृश्य में जम्मू कश्मीर का 54% हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और मात्र 46% हिस्सा भारत के पास रह गया। 54% हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, 46% हिस्सा भारत के पास रहा। और दोनों देश इस पर सहमत हुए 1 जनवरी 1949 को यथास्थिति बहाल रखा जाए। यही यथास्थिति बहाल वाली लाइन आज के डेट में एलओसी कही जाती है बच्चा। ये सीज फायर लाइन थी। युद्ध विराम के बाद जो लाइन थी यथास्थिति वाली, जो जहां था वहीं। अब 54% इलाका जो पाकिस्तान के पास गया, ध्यान से सुनो, उसी में से पाकिस्तान ने इन 1963 उसी का 19% एरिया चीन को गिफ्ट कर दिया, चीन को खुश करने के लिए। पीछे हमने चर्चा की थी। 54% इलाके का 19% चीन को गिफ्ट किया। इस कॉल पीओके, चीन ऑक्युपाइड कश्मीर। एक एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान का था जो आज पाकिस्तान के एक राज्य के रूप में, और एक एरिया आजाद कश्मीर का था। वो भी मैप में आप देख चुके होंगे, नीचे में आजाद कश्मीर पतली पट्टी वाला, जिसको पाकिस्तान एक आजाद देश मानता है, गिलगिट बाल्टिस्तान जिसको पाकिस्तान अपना एक प्रांत मानता है। और एक हिस्सा उसने चीन को दे दिया और भारत के पास 46% एरिया रहा। जो 46% एरिया हमारे पास आज भी है, बट हमारे इस 46% में से 1962 में एक एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया। इसको लक्साई चीन,
मैप में आपने देखा होगा हमारे जम्मू कश्मीर का पूर्वी इलाका, ये कहानी 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम संधि के बाद दिखाई देती है। और 1 जनवरी 1949 के बाद 5 जनवरी 1949 को, 5 दिन बाद यूनाइटेड नेशन 5 दिन बाद यूनाइटेड नेशन एक प्रस्ताव लेकर आती है। मतलब यूनाइटेड नेशन का निर्णय 1 साल बाद जांचने के बाद यूनाइटेड नेशन का निर्णय के पहले युद्ध विराम संधि पे आप लोग हस्ताक्षर कीजिए और जो जहां है उसको वही स्थिति की यथास्थिति को बहाल रखा जाए। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए। यूनाइटेड नेशन ने कहा जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए, जनमत संग्रह कराया। सोचिए, यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया जनमत संग्रह कराया जाए। शेख अब्दुल्ला मांग कर रहे थे, पाकिस्तान मांग कर रहा था, बट यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जनमत संग्रह कराया जाए और इसके लिए 2 शर्तों का पालन किया। जनमत संग्रह यूनाइटेड नेशन के संरक्षण में होगा। पहली बात, आजाद कश्मीर की आर्मी को भंग कर दिया जाए, क्योंकि जब जनमत संग्रह कराना है तो फिर आजाद कश्मीर देश किस बात का, यहां की आर्मी को पूरी तरह से भंग किया जाए। दूसरा, पाकिस्तान यहां से 100% अपनी सेना हटा ले। पाकिस्तान अपनी 100% अपनी सेना हटा ले और भारत आंशिक रूप से अपनी सेना हटा ले। तो आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान आर्मी को भंग किया जाए, सही है। पाकिस्तान अपनी 100% आजाद कश्मीर की सेना भंग किया जाए, सही आर्मी को। पाकिस्तान 100% पूर्णतः अपनी सेना हटा ले और भारत अंशतः अपनी सेना हटा ले। क्यों? यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भाई लीगल रूप से इस इलाके के राजा हरि सिंह थे और हरि सिंह ने चूंकि भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किया है, इसलिए यहां पर जो भी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर के लिए भारतीय सेना का होना जरूरी है, भारत की पुलिस का होना जरूरी है, वो तो रहना चाहिए। इसलिए भारत अपनी सेना हटाए लेकिन पूरी तरह से नहीं हटाए, भारत की सेना ही यहां पर रहेगी। यूनाइटेड नेशन के उपस्थिति में जनमत संग्रह कराया जाएगा और जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का पालन किया जाएगा। ये बात पाकिस्तान को नहीं पच रही थी कि आजाद कश्मीर की आर्मी को भंग करना और पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी वहां पर सेना हटाए। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, मैं अपना सेना यहां पर से नहीं हटाऊंगा, मैं कश्मीर घाटी के मुस्लिमों को भारतीय सैनिकों के हवाले नहीं कर सकता। फिर क्या था? जब पाकिस्तान ने कहा यूनाइटेड नेशन के सुझावों का अमल नहीं करूंगा और अपनी सेना नहीं हटाऊंगा, तो भारत ने कहा मैं भी नहीं हटाऊंगा। तुम नहीं हटाओगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है, मैं भी नहीं हटाऊंगा। और तब से लेकर विवाद आज भी ठीक है कि आज हमने वहां पर 370 हटा दिया, हमने पूरी तरह से कश्मीर को और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को भारत के राज्य के रूप में शामिल कर लिया। लेकिन वहां के एक वर्ग में ये मांग तो है ही, पाकिस्तान इस मुद्दे को आज भी बनाए हुए है। यही है बच्चा विवाद का जड़। अब इस विवाद के जड़ में कुछ कहानी आगे बढ़ती। मैं 5 जनवरी 1949 तक की कहानी आपको बताई। अब 1949 के बाद भारत प्रयास करने लगता है कि कैसे अब अपना कंट्रोल किया जाए। बट चूंकि भारत ने वादा किया था हरि सिंह के साथ, इसलिए अक्टूबर 1949 में, 15-16 अक्टूबर के आसपास की घटना है, अक्टूबर 1949 में वादा के मुताबिक भारतीय संसद में धारा 370 पास किया जाता है। 370 पहली बार अस्तित्व में आता है अक्टूबर 1949 में। भारत के पार्लियामेंट में इसको पास किया जाता है और इसको भारत के संविधान में शामिल किया जाता है। इसको भारत के संविधान के भाग 21 में शामिल किया जाता है। क्या है धारा 370? तो धारा 370 ही वो है जो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित करता है, उसकी स्वायत्तता को निर्धारित करता है।
इस धारा 370 में ही ये प्रोविजन है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक स्वायत्त राज्य बना रहेगा। क्या होगा स्वायत्तता का नेचर? तो रक्षा, विदेश और संचार पर कोई भी कानून भारतीय संसद बनाएगी और ये कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी भारत का कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। हां, अगर वहां की सरकार चाहती है, अनुमोदन कर देती है, तब वहां लागू होगा। अदरवाइज भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। धारा 370 कहता है कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, 357, 360 ये सब आपातकाल से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। मतलब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती। और धारा 370 का एक और प्रोविजन था कि भारतीय राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होगा। उस समय जम्मू कश्मीर का संविधान बना नहीं था, लेकिन उसमें तय हुआ कि जम्मू कश्मीर अपना संविधान अपना बनाएगी। तय हुआ कि जम्मू कश्मीर का अपना एक झंडा होगा, तिरंगा भी रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का झंडा भी रहेगा। जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान होगा। जम्मू कश्मीर अपने संविधान में अपने बारे में सारी बातें करेगी। बस केवल भारत के पास रक्षा, विदेश और संचार होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल राष्ट्रपति कहे जाएंगे। कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए। इस तरीके से 370 को भारतीय संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया गया और जम्मू कश्मीर को कानूनी रूप से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अभी हम वहीं पर हैं। इधर शेख अब्दुल्ला को भी नेहरू जी ने उनके विरोध को ठंडा करने का प्रयास किया। शेख अब्दुल्ला को भी जम्मू कश्मीर की सक्रिय राजनीति में आने के लिए बताया गया कि इन सब चीजों को छोड़िए और सक्रिय राजनीति में आइए। शेख अब्दुल्ला ने भी परिस्थितियों को समझा और वो सक्रिय राजनीति में आने को तैयार हुए। नेहरू जी ने उन्हें समझाया, उन्हें आश्वस्त किया कि जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी स्वायत्तता रहेगी, क्योंकि 1947 15 अगस्त में जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान चले गए। अब प्रश्न था कि उनको कैसे जम्मू कश्मीर का सिटीजनशिप दिया जाए। नेहरू जी ने कहा कि दोहरी नागरिकता पर हम लोग सहमत होंगे। शेख अब्दुल्ला इस पर एग्री हुए और 1951 में जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है बच्चा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आती है और ये चुनाव जीतती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसका? शेख अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस। और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और फिर जैसा तय हुआ था 1952 में दिल्ली समझौता होता है। दिल्ली समझौता का नाम आपने सुना होगा। और इसी दिल्ली समझौता में तय किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के लिए संविधान संशोधन का अधिकार होगा। यानी इंडिया का प्रेसिडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है जम्मू कश्मीर के मामले में। जम्मू कश्मीर के मामले में इसी दिल्ली समझौता के आधार पर बच्चा 1954 में 35A को राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। 35A, 35A का नाम भी आपने सुना होगा। 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया तो 35A भी हटा। ये दिल्ली समझौता में तय हुआ था कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के लिए भारतीय संविधान में संशोधन कर सकता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। जम्मू कश्मीर का मामला प्रेसिडेंट देखेंगे। ये हुआ एक साइड का मामला है, उनको स्वायत्तता दे दी गई, चीजों को आगे बढ़ाया गया इसी रूप में। बट कुछ बातें शेख अब्दुल्ला को पच नहीं रही थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के पास कोई उपाय भी नहीं था। और शेख अब्दुल्ला को लगा कि कश्मीर घाटी के मुस्लिमों का नेता हम तभी बने रहेंगे
जब हम भी कश्मीर घाटी के मुस्लिमों के हितों के बारे में बात करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी के मुस्लिमों के हितों की बात करते करते वहां कोई और नेता का उदय हो जाए। 53 में शेख अब्दुल्ला ने एक और राग अलापना शुरू किया। 1953 में शेख अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है, हम नहीं मानेंगे, हमें आजादी मिलनी चाहिए। 53 की घटना है, ये तो देशद्रोह था। अगर कोई राज्य का उपमंत्री ऐसा कहता है कि हम आजाद होंगे, इमीडिएट देशद्रोह के आरोप में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। 53 की घटना है, लेकिन स्थितियां न बिगड़े इसके लिए जरूरी था कि दिल्ली समझौता को एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के मुस्लिमों के लिए आजादी की बात करी, कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर के मुस्लिम मोबिलाइज हो जाएं इस मुद्दे को लेकर के, ऐसा लगने लगे कि भारत अपना वादा पूरा नहीं कर रहा, स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया, दिल्ली समझौता किया और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चा मई 1954 को 14 मई 1954 को 53 में शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार होते हैं और 14 मई 1954 को राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 35A, आर्टिकल 35A को भारतीय संविधान में शामिल करते, लागू करते। ये क्या है 35A? तो 35A, अनुच्छेद 35A, आर्टिकल 35A यह प्रावधान करता है कि जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है, विधानमंडल है, वही जम्मू कश्मीर के नागरिकों को निर्धारित करेगा। जम्मू कश्मीर का कौन अस्थायी नागरिक होगा, कौन अस्थायी निवासी होगा, किसको सिटीजनशिप जम्मू कश्मीर का दिया जाएगा, डिसाइडेड बाय जम्मू कश्मीर असेंबली। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को क्या विशेष अधिकार मिलेगा जो भारत के अन्य नागरिकों को नहीं मिलेगा, ये भी वहां का राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा। ये 35A के तहत ही वहां के विधानमंडल को अधिकार दे दिया गया। और ठीक 2-3 साल बाद 1957 में 26 जनवरी 1957, 26 नवंबर 1957 आई थिंक, 26 जनवरी 1957 को 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान लागू किया। और जम्मू कश्मीर ने जब अपना संविधान लागू किया तो उस अपने संविधान में जम्मू कश्मीर ने दोहरी नागरिकता वाला प्रोविजन अलाउ किया, यानी जम्मू कश्मीर में रहने वाले वही होंगे जो पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में रहते आ रहे हों। पहला पॉइंट, जम्मू कश्मीर में रहने वाले जम्मू कश्मीर के नागरिक होंगे। जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को, भारत के नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है वो सारे अधिकार मिलेंगे, यानी जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में जाकर जमीन खरीद सकता है, किसी भी राज्य में जाकर नौकरी कर सकता है, रह सकता है। लेकिन यदि वो जम्मू कश्मीर का नागरिक रहने वाला है तो जम्मू कश्मीर की सरकार उनको कुछ विशेष अधिकार देगी। इसी 35A के तहत वहां के विधानमंडल ने वहां के नागरिकों के लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए, यानी वहां 2 तरह का सिटीजनशिप वहां के नागरिकों को मिला। जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते विशेष सुविधा, और भारत के नागरिक होने के नाते जो भी भारत के नागरिकों को सुविधा मिल रहा है वो सुविधा। तब जम्मू कश्मीर के नागरिक को स्कॉलरशिप मिलेगा, विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा, और भारत का कोई भी नागरिक यदि जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। भारत का कोई भी नागरिक को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और बचने का अधिकार नहीं होगा। कुछ इस तरह से विशेष अधिकार। ये 1954 की कहानी थी बच्चा, बट चीजें जनमत संग्रह की मांग को लेकर के चल रही थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जी जब गिरफ्तार हो गए थे तो एक मुद्दा गंभीर था। पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जनमत संग्रह की मांग को उठाया जा रहा था, इसलिए जरूरी हो गया था एक सख्त निर्णय लेने का। और 1955 में उस समय के भारतीय राष्ट्रपति, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत पहली बार सार्वजनिक मंच से घोषणा करते हैं
जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अंग रहेगा। जनमत संग्रह का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, कोई जनमत संग्रह नहीं कराया जाएगा। आएगा जनमत संग्रह, किसी देश के हर राज्य के लोग जनमत संग्रह की मांग करने लगे, अलग देश की मांग करने लगे, तब तो हो गया, भारत कई राज्यों कई देशों में बट जाएगा। वो जनमत संग्रह, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग बना रहेगा, कोई जनमत संग्रह नहीं कराया जाएगा। एक मजबूत स्टैंड था भारत सरकार का उस जो स्वायत्ता दे दी गई, जनमत संग्रह नहीं होगा। वहां के लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो, भारत में रहना चाहते हो, वो। और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया। और इस संविधान में भी, क्योंकि वहां पर जम्मू कश्मीर के चुने हुए प्रतिनिधि थे, जम्मू कश्मीर का संविधान किसने बनाया? तो जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो संविधान जम्मू कश्मीर की जनता ने बनाया परोक्षतः, और उसमें भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर इस बात को एक्सेप्ट करता है। इस तरीके से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में होने वाले आगे विवादों को काफी हद तक कम करने का प्रयास किया। और 57 के बाद 58, 59, 60, 61 तक आते आते भारत सरकार ने प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर को विभिन्न रूपों में भारत का अंग अधिक से अधिक कैसे बनाया जाए, क्योंकि उसके पहले तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहे जाते थे। कालांतर में हो गया कि नहीं, अब वो भी मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। वहां पर भी राज्यपाल होंगे, वहां पर भी राज्यपाल होंगे बाकी राज्यों की तरह। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कंसेप्ट होगा। वहां पर भी निर्वाचन आयोग होगा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन काम करेगा। धीरे धीरे विभिन्न रूपों में जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाने का प्रयास शुरू कर दिया और 64 तक जाते जाते इन 1964 दिसंबर 1964 में भी प्रोविजन कर दिया गया कि वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। यानी 356 और 357 जम्मू कश्मीर में भी लागू, 156, 157 जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। यानी केंद्र सरकार चाहे तो जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इस तरह से कुल मिलाकर के 60 तक आते आते हमने जम्मू कश्मीर के पूरे सिस्टम को भारत के साथ अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि जिन शर्तों के साथ हमने जम्मू कश्मीर को भारत का स्वायत्त राज्य बनाया था, उन शर्तों के साथ हम खड़े रहे। हमने उनके साथ कोई वादा खिलाफी नहीं किया। यह बच्चा 1960 तक का घटनाक्रम है। विवाद ज्यों का त्यों रहा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग को लेकर के अड़ी रही और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मांग को उठाती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी वहां चुनाव लड़ती रही। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर भारत के एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्टैब्लिश होने लगा। बट वहां के संविधान, वहां की झंडा, वहां के लोगों की स्पेशल नागरिकता, वहां के लोगों का विशेष अधिकार भी मिलता रहा। चूंकि हमने ये वादा भी किया था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, कोई नई चीज नहीं थी। 60 का दशक आ गया, 61 आ गया, 62 में एक घटना घटित होती है बच्चा। 62 में चीन के साथ हमारे संबंध खराब हुए तिब्बत को लेकर के। मैं चीन पढ़ाऊंगा तो तिब्बत में घुमा दूंगा आपको। तिब्बत में बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, उनके मुद्दे को लेकर के उनके प्रति भारत की थोड़ी उदार सोच रही, जिससे चीन दुखी हो गया, चीन नाराज हो गया। और चीन की नाराजगी इस हद तक बढ़ी कि 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। और 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था बच्चा, भारत की जबरदस्त उसमें हार हुई थी। मतलब चीन के सैनिकों 1-2 किलोमीटर तक अलग अलग एरिया में भारत के अंदर घुस गए और फिर वो स्वतः वापस चले गए। मतलब इस तरह से कि तुम बच्चे हो। चीन ने दिखा दिया अपनी ताकत की हमारे सामने तुम बच्चे हो, जब चाहे तब तुम्हारे अंदर घुस करके तुमको हरा सकते हैं। ये 1962 के युद्ध का परिणाम था। बट यहां पर एक और घटना घटित हुई। वो घटना ये थी, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद चीन भारत में अंदर तक घुसा, फिर वापस गया।
सब जगह पर वापस गया, लेकिन कुछ जगहों पर वापस नहीं गया, अपना कब्जा बनाए रखा और कुछ जगहों पर अपना दावा जारी रखा। यानी चीन ने कहीं ना कहीं एक विवाद को बनाए रखा ताकि उसी विवाद को लेकर के भारत पर दबाव बनाए रखें। बहुत सारी जगहों पर चीन ने अपना दावा जारी रखा और एक एरिया जम्मू कश्मीर का था, जम्मू कश्मीर के पूरब का इलाका, जिसको कि पीछे हम देख चुके हैं आपके सामने, 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जिसको कि हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, ये इलाका। ये चीन ने अपने कब्जे में कर रखा और आज भी चीन के कब्जे में। 1962 में चीन ने नहीं छोड़ा। अब चूंकि 1962 के युद्ध के पहले, भारत चीन युद्ध के पहले, भारत का चीन के साथ अच्छा संबंध था, भारत चीनी भाई भाई का नारा लगाया जाता था। लेकिन जब 62 के युद्ध के बाद एक तरफ चीन ने भारत को बुरी तरह से हरा दिया, दूसरी तरफ यह स्पष्ट हो गया कि अब चीन भारत का दुश्मन है, तो पाकिस्तान को क्या चाहिए? ध्यान देना, 1957 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक संधि करी थी और 1957 में ही पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया, लेकिन बहुत मजबूती से नहीं बैठा था। बाद में बताऊंगा कब मजबूती के साथ बैठा। बट पाकिस्तान ने देखा कि अब चीन भारत का दुश्मन है, इसलिए 1963 में चीन के साथ पाकिस्तान ने संधि की, इस कॉल चीन पाकिस्तान संधि। और इसी संधि में चीन के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा, 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर है, जो मैंने आपको दिखाया था, जिसको हम COK1 और COK2 के नाम से जानते हैं। दैट COK1 और 62 वाला, इधर 38,000 वर्ग किलोमीटर वाला COK2। इस इलाके को पाकिस्तान ने 63 में चीन को गिफ्ट कर दिया। कुछ विद्वानों ने इस घटना के बारे में कमेंट किया, यह है चोरी की बछिया को दान कर देना। बछिया चुरा ले जाना और फिर उसको दान करके पुण्य कमाने का प्रयास। ऐसा चाइना ने किया, पाकिस्तान ने किया। ये 62 की कहानी है बच्चा, ये 62 की कहानी है। 62 के बाद 63 आता है। भारत का घटनाक्रम सामान्य तौर पर चल रहा होता है। 64 में एक और घटना भारत में घटती है, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है और उनके डेथ के साथ ही 1964 में एक बहुत ही मजबूत आत्मबल वाला व्यक्ति, कद से तो बहुत छोटे थे लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत जबरदस्त माना जाता है, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मई 1964 में। मई 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इधर कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर के घाटी के लोगों द्वारा, क्योंकि वहां पर शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई, चुनाव होने लगे, सब कुछ हो रहा होता है। इधर पाकिस्तान शांति से बैठने वालों में से नहीं होता है। पाकिस्तान में ऑलरेडी आजादी के बाद से ही तख्ता पलट पाकिस्तान की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रहती है। कोई भी सैनिक शासन जनरल जो है वो तख्ता पलट देता था, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लेता था और अपने नियंत्रण में पूरे पाकिस्तान को ले लेता था। ये घटना यहां लगातार घटित होती रहती। इससे 64 में पाकिस्तान कश्मीर में अपने डिस्टर्बेंस को कायम रखने का प्रयास करता। 64 में एक जो महत्वपूर्ण घटना घटित होती है बच्चा, पहली बार पाकिस्तान में आतंकवाद की शुरुआत। इसको हम पहली बार आतंकवाद की शुरुआत क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी तक की जो कहानी है उसमें कहीं टेररिज्म नहीं आया। 1964 में दो व्यक्तियों द्वारा, एक का नाम था मकबूल भट्ट और दूसरे का नाम था अमानुल्लाह खान,
मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान। मकबूल भट्ट पीओके के आईओके के थे, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के रहने वाले थे, और अमानुल्लाह खान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रहने वाले थे। दोनों मिलते हैं और दोनों एक संगठन बनाते हैं, इसको JKNLF, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट। यही संगठन 1977 में JKLF में तब्दील हो गया। हम सुने होंगे JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। यासीन मलिक, अमानुल्लाह खान। 1964 में मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान द्वारा एक संगठन बनाया जाता है, और इस संगठन का उद्देश्य रखा जाता है हिंसक तरीके से कश्मीर की आजादी, मतलब टेरर क्रिएट करके भारत सरकार को प्रेशराइज करना और कश्मीर की आजादी की मांग को पूरा करवाना। सामान्य तरीके से नहीं, हिंसक तरीके से नरसंहार कर दो, पुलिस वालों को मारो, जहाज का अपहरण कर लो। इस तरह की घटनाओं के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशराइज करना और उनसे अपनी मांग को मनवाना, ये इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था, और यह इस तरह के उद्देश्यों को लेकर के गठित पहला ऑर्गेनाइजेशन था। इसको हम राष्ट्रवादी आतंकवाद कहते हैं। जब टेररिज्म में पढ़ाऊंगा बच्चा, यानी अपने एक देश की मांग, आजादी की मांग को पूरा करने के लिए आतंकी गतिविधियों का सहारा लेना। जैसे हमारे यहां भगत सिंह थे, अंग्रेजों की नजर में वो आतंकवादी थे, बट उनको हम आतंकवादी की किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉट रिलीजियस टेररिज्म, नेशनलिस्ट टेररिज्म। लिट्टे नेशनलिस्ट टेररिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि श्रीलंका से अलग तमिल लोगों के लिए एक अलग देश की मांग के लिए हिंसक तरीके से लड़ रहा था। इन्होंने भी उसी तर्ज पर हिंसक तरीके से कश्मीर की आजादी के उद्देश्य को लेकर के संगठन बनाया और कश्मीर की आजादी के लिए प्रयास करना शुरू किया। बट बच्चा, ये बना संगठन, और उसी समय जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ, घटनाक्रम ये घटित हुआ कि दिसंबर 1966 में अनुच्छेद 356 और 357 को कश्मीर पर भी लागू कर दिया। मैंने चर्चा किया था। आर्टिकल 356 और 357 जो पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, ये प्रोविजन था, हमारी सरकार ने इस प्रोविजन में चेंज किया और जम्मू कश्मीर पर भी इसको लागू कर दिया। का मतलब होता है कि अब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्बेंस की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। जैसे ही 64 में 356 और 357 को लागू किया गया, अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया गया। इन लोगों ने वहां के लोगों को कहा, कि जनता को कहा, भीड़ जुटा जुटा के लोगों से मिल करके कन्विंस करके कि भारत सरकार हमारी स्वायत्ता को छीन रही है। एक तरफ भारत सरकार ने 370 को लागू किया और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया, और फिर वो आर्टिकल 356 और 357 को जम्मू कश्मीर पर आरोपित कर रही है। इन दोनों लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता को यह कन्विंस करने का प्रयास किया कि 356 और 357 जो है वो 370 का विरोधी है। 356, 357 जो है वो 370 का विरोधी है, इसको हटाया जाए। इसको लेकर के वहां पर एक आंदोलन को मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान ने लीड करना शुरू किया। अब बच्चा, एक प्लान बना। प्लान ये बना कि मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान जम्मू कश्मीर में लोगों को आंदोलित करेंगे 356 और 357 को लेकर। आंदोलन को हिंसक बनाया जाएगा। पाकिस्तान से कुछ आतंकियों को भारत में प्रवेश कराया जाएगा और कुछ इस तरह से किया जाएगा कि भारत के सैनिकों का ध्यान, सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर पर केंद्रित हो जाए।
और जब पूरी भारत की कायनात जम्मू कश्मीर को देख रही होगी, पाकिस्तान धीरे से कच्छ के रण के क्षेत्र से, गुजरात वाले इलाके से भारत पर आक्रमण कर। पाकिस्तान ने जब देखा कि 1962 में चीन से भारत बुरी तरह से हार गया, तो पाकिस्तान का मन भी करने लगा कि चलो ये तो बड़ा कमजोर है भारत, हम भी एक बार भारत को हराते हैं। और पाकिस्तान के मंसूबे भारत को युद्ध में हराने की हो गई। सोचो, हम भारत के साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध करके युद्ध में हराने का मंसूबा बनाने लगा। कि कैसे भारत को हराया जाए। और इसी योजना के तहत सबसे पहले मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान ने कश्मीर घाटी में डिस्टर्बेंस शुरू किया। 356 और 357 को 370 का विरोधी बताते हुए 1965 आ गया और अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया और इसी जिब्राल्टर के साथ, ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सेकेंड वॉर शुरू हो गया। इसको हम भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कहते हैं। हालांकि पहला वाला युद्ध लोग कम याद रखते हैं, इसलिए मुख्य रूप से ये बहुत बड़ा युद्ध रहा, 1965 का युद्ध। ध्यान देना बच्चा, हम आंतरिक सुरक्षा पढ़ रहे हैं। यही ये युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने कैसे गुजरात साइड में जब आक्रमण किया, ये हमारी सेना को कानो कान खबर नहीं थी, इसलिए हमारी गुप्तचर एजेंसियों की नाकामी बताई गई। गुप्तचर एजेंसियों की नाकामी बताई गई। और पहले ये काम इंटेलिजेंस ब्यूरो किया करती थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो अंग्रेजों द्वारा गठित एक गुप्तचर एजेंसी थी। इसका गठन अंग्रेजों ने 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सोचो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो अंग्रेजों ने इस गुप्तचर एजेंसी को इसलिए गठित किया कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। देश आजाद हुआ, भारत की जो अंग्रेजी सरकार में आर्मी थी वो भी हस्तांतरित हो गई, ट्रांसफर हो गई। भारत सरकार की वही आर्मी रही, वही नेवी रही, वही एयरफोर्स रहा। सीआरपीएफ भी पहले से थी, वही कंटिन्यू करी। बहुत सारे सैन्य संगठन कंटिन्यू करे, बहुत सारी चीजें कंटिन्यू करी। आईबी भी कंटिन्यू करी। और आईबी आजादी के बाद भारत की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर रही थी, मुख्य रूप से बाह्य। लेकिन 1965 में पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, इसकी खबर आईबी को भी नहीं। आईबी का फेल्योर माना गया और तब जाकर के एक नया संगठन बनाया गया जिसको हम रॉ के नाम से जानते हैं। और रॉ को जिम्मेदारी दी गई भारत के बाहर के देशों में रह करके वहां गुप्तचर एजेंसी के रूप में सूचनाएं एकत्रित करना, और आईबी की जिम्मेदारी दी गई कि भारत के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में एक्टिव रहना। तो 65 का जो युद्ध था ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इस 65 के युद्ध में भी हमने पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी, पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। और फाइनली 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हुआ। रूस के हस्तक्षेप से हमारे भारत के और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध खत्म हुआ। और इस युद्ध को खत्म होने के बाद ताशकंद समझौता के लिए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी रूस गए। रूस में एक जगह है ताशकंद, और वहां पर 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। और कहा जाता है कि 10 जनवरी 1966 की रात को, यानी एक तरह से 11 जनवरी की सुबह, लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु होती है ताशकंद में। और ठीक लगभग 14 दिनों बाद 25 जनवरी 1966 को भारत को एक खतरनाक प्रधानमंत्री मिलती है जिसका नाम था इंदिरा गांधी।
10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता और शास्त्री जी की मृत्यु और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती। 66 में कोई और महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी बच्चा, लेकिन हाँ 66 में एक और घटना घटित हुई जो थोड़ा सा मैंने यहां पर दे दिया कि JK-LF के जो मकबूल भट्ट साहब थे, भारत में ये लोग डिस्टरबेंस तो क्रिएट करते थे, लेकिन इनका शरण स्थल कहां था? पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो एरिया आपके दिमाग में है, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान में रहे हो चाहे आजाद कश्मीर में रहे हो, पाकिस्तान के एरिया में रह के ही वो भारत की कश्मीर घाटी में डिस्टरबेंस क्रिएट करने का काम कर रहे थे। जून 1966 में मकबूल भट्ट अपने दल बल के साथ भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, यानी भारत में आ रहे थे मीटिंग करने वगैरह वगैरह के लिए, और सीमा पर हमारे सीमा के जवानों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद तत्काल इनको फांसी की सजा दी गई मकबूल भट्ट को। लेकिन एक और नई सूचना देख लो कि 68 में भागने में सफल रहे, 68 में फरार हो गए। इस तरह से 68 तक यही घटना रही। 1966 में मकबूल भट्ट गिरफ्तार, ताशकंद समझौता, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, मकबूल भट्ट गिरफ्तार। 68 में मकबूल भट्ट फरार। और इस दशक में और कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटित होती है। एक घटना घटित होती है 16 जनवरी 1969 को मेरा जन्म होता है। बिहार के डेहरी ऑन सोन नामक जगह पर मेरा जन्म होता है। हालांकि ये मत लिखना, नहीं तो नंबर नहीं आएगा। बाकी इस पीरियड में और कोई घटना नहीं होती है। और इसके बाद हम 1970 के दशक में प्रवेश करते हैं। अब 1970 में क्या क्या घटित होता है एक नजर हम डालते हैं, एक एक करके जम्मू कश्मीर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1970 में सबसे पहले तो 1971 में इंडियन एयरलाइंस, अब वहां पर टेररिज्म पे मैं आऊंगा, बाकी चीजों की हमें चर्चा नहीं करनी है। धीरे धीरे आतंकवाद, अलगाववाद और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों पर फोकस्ड होकर के जम्मू कश्मीर की कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। 1971 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर लिया जाता है, जिस विमान का नाम था गंगा। ये 1971 की घटना है। और गंगा का अपहरण करके लाहौर ले जाया जाता है। लेकिन अपहरणकर्ता आतंकी बड़े अच्छे थे, JK-LF के थे। मकबूल भट्ट ने इसकी जिम्मेदारी दी थी। मकबूल भट्ट फरार हो चुके थे 1968 में। अच्छी इस सेंस में थे कि लाहौर ले जाकर यात्रियों को इज्जत के साथ उतार दिया जाता है और उस इंडियन एयरलाइंस के विमान को उड़ा दिया जाता है और यात्री को ट्रेन पर बैठाकर इंडिया भेज दिया जाता है। बताओ, इतना प्यार भरा आतंकी गतिविधि कौन अंजाम देगा? लोग तो हवाई आसमान में ही उड़ा देते। तुम्हारे यहां सिख फंडामेंटलिज्म का जब उभार हुआ था, पंजाब में आतंकवाद जब फैला था, तो कनाडा से आने वाले विमान को आसमान में ही उड़ा दिया था लोगों ने। करीब 300 लोग मारे गए थे, आसमान में ही खत्म हो गए सब। बट उस समय सोचो कितने अच्छे आतंकवादी थे। इंडियन एयरलाइंस के विमान को, और एक बड़े संगठन के लोग, कोई टुच्चे बच्चे नहीं थे, इंडियन एयरलाइंस के विमान को हिजक करते हैं, लाहौर ले जाते हैं, यात्रियों को उतारते हैं, बम लगा के उस विमान को उड़ा देते हैं और जिम्मेदारी मकबूल भट्ट लेते हैं। JK-LF के नेता दूर लेते हैं। 71 की यह एक प्रमुख घटना थी। बट 71 में एक और बहुत बड़ी प्रमुख घटना घटित होती है, क्योंकि अब भारत की प्रधानमंत्री कौन बन चुकी है? इंदिरा गांधी। पाकिस्तान का मैप आपके दिमाग में है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान के दो पार्ट थे बच्चा, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब जो पाकिस्तान का मैप आज दिखाई देता है। और यहां की हालत में मैंने आपको पांचों प्रांत की चर्चा कर दी थी। सबसे नीचे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान, और नीचे में पतली सा आजाद कश्मीर। और पूर्वी पाकिस्तान का मतलब आज का बांग्लादेश। 1971 में मार्च में बांग्लादेश, 71 की शुरुआत में ही
पाकिस्तान में चुनाव होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, पाकिस्तान में चुनाव होता है, वोटिंग होगा तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में होगा। और इस चुनाव में बांग्लादेश के एक नेता शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत जाते। जीतने के पीछे कारण क्या था बच्चा, ध्यान से सुन लो। पाकिस्तान की सत्ता पर हमेशा सिंध और पंजाब के लोग ही काबिज थे। बाल्टिस्तान के लोगों को हाशिए पर रखा गया था, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को हाशिए पर रखा गया था, बलूचिस्तान के लोगों को हाशिए पर रखा गया था, और बांग्लादेश के लोगों को भी हाशिए पर रखा गया था। क्योंकि सिंध पंजाब के लोग लंबे लंबे अपने को रियल मुस्लिम नहीं मानते थे, अरब वाले ब्रीड के। और बांग्लादेश के जो मुसलमान थे वो कन्वर्टेड थे, बंगाली मुसलमान, छोटे छोटे। इसलिए सिंध के मुसलमान बंगाली मुसलमानों को महत्व नहीं देते थे। फिर इसलिए पाकिस्तान की सत्ता पर जब भी पंजाब सिंध के लोग रहे सत्ता में, तो डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फंड इन्हीं राज्यों के विकास पर खर्च किया गया। बलूचिस्तान की उपेक्षा हुई, गिलगिट बाल्टिस्तान की उपेक्षा हुई, बांग्लादेश की भी उपेक्षा हुई। इसलिए जब शेख मुजीबुर रहमान चुनाव लड़ रहे थे, बांग्लादेश के नेता थे, तो इनको बांग्लादेश से भी पूरा वोट मिला, बलूचिस्तान से भी पूरा वोट मिला, गिलगिट बाल्टिस्तान से भी पूरा वोट मिला और चुनाव जीत गए। चुनाव जीत गए तो अगला प्रधानमंत्री यही बनेंगे। और पाकिस्तान के बाकी नेताओं को एक कतई स्वीकार नहीं था कि एक बांग्लादेश का मुसलमान हमारे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। मार्च में 1971 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार पाकिस्तान में ये गए थे प्रधानमंत्री बनने, जब इनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया तो इनके समर्थकों ने बांग्लादेश में आजादी की घोषणा कर दी। और इस आजादी की घोषणा करवाने में बताने की जरूरत नहीं है, इंदिरा गांधी की भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका थी। पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटने में इंदिरा गांधी की भूमिका एक प्रमुख भूमिका, ऐसा आरोप लगाया जाता है। मैं इस मंच पर, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं कहूंगा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा आरोप लगाया कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में भारत सरकार महत्वपूर्ण रहा है। यह आरोप लगाया गया कि जब बांग्लादेश के लोगों ने अपनी आजादी की घोषणा करी तो उनको दबाने के लिए पाकिस्तान ने अपना सेना भेजा। 1 लाख सैनिक पाकिस्तान से यहां आ गए स्पेशल, ताकि इनके विद्रोह को दबाया जा सके। और कहा जाता है कि इनके समर्थन में, आरोप लगाया जाता है कि इनके समर्थन में भारत सरकार ने अपने सैनिकों को भेज दिया, इंदिरा गांधी ने अपने सैनिकों को भेज दिया। और यही वो फेज था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध होता है, थर्ड इंडो पाक वार 1971। ये युद्ध 13 दिन मात्र चलता है, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर। और इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह हार होती है। पहली बार भी हार हुई थी, हमारे सैनिक लाहौर तक घुस गए थे, फिर वापस आ गए। और यहां पर तो 1 लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय सेना ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया। ये भी ध्यान से सुनो, लोग कहते हैं गिरफ्तार किया तो छोड़ा क्यों? तो दूसरा पक्ष कहता है कि इसलिए छोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत एक उदार देश के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखे। और दूसरा, अगर नहीं छोड़ता तो जेल में रख के 1 लाख लोगों को खिलाने में कितना खर्चा आता, भारत की इकोनॉमी खराब हो जाती। इससे बढ़िया है छोड़ो। और इसी वर्ष सीज फायर लाइन, जो 1 जनवरी 49 को समझौता के द्वारा बना था, इसका नाम बदल के कर दिया गया LOC। इसका नाम बदल के कर दिया गया LOC, सीज फायर लाइन LOC कहलाया। और भारत ने इस बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी। पाकिस्तान 2 भागों में बट गया और इसी वर्ष बांग्लादेश एक पृथक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। तो इस 71 की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी
बांग्लादेश की आजादी, भारत पाकिस्तान युद्ध और सीज फायर लाइन का नाम बदल करके एलओसी, और फिर इस युद्ध विराम जो होता है उस युद्ध विराम 16 दिसंबर को, और फिर इस पर एक समझौता तय होता है जुलाई 1972 को, जिसको हम शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला में यह समझौता हुआ, दोनों देशों ने कुछ मुद्दों पर सहमति व्यक्त की, इसको शिमला एकॉर्ड। क्या था इन मुद्दा, सहमति का मुद्दा, समझौता का मुद्दा क्या था, तो ध्यान से सुन लो। पहला था कि भारत और पाकिस्तान कोई भी विवाद आपसी बातचीत से हल करेंगे, खत्म करेंगे, इसमें किसी थर्ड पार्टी को नहीं लाएंगे। ये आपके सामने शिमला समझौता के तीनों बिंदु दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। जुलाई 1972 शिमला समझौता, तीन प्रमुख बिंदु थे। भारत और पाकिस्तान कश्मीर विवाद को आपसी बातचीत से हल करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को नहीं लाएंगे। पाकिस्तान लगातार इस समझौते का उल्लंघन करता रहा, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा। दूसरा था, दोनों देश एलओसी का सम्मान करेंगे। पाकिस्तान लगातार इस समझौता का उल्लंघन करता रहा। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में प्रवेश किया, यह शिमला समझौते का उल्लंघन था। 1999 में कारगिल में अपने सैनिकों को भेज करके कब्जा जमा लिया, यह शिमला समझौते का उल्लंघन था। और इस समझौते का तीसरा बिंदु था कि सियाचिन क्षेत्र जो होगा वो मानव रहित क्षेत्र होगा। यहां दोनों देश में से किसी देश की सेना नहीं रहेगी। ये ठंड है, इसको मानव रहित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाए, किसी देश की सेना नहीं जाएगी। आपने देखा कि पाकिस्तान ने इसका भी उल्लंघन किया और 1984 में कैसे इसने सियाचिन में अपना सेना भेजा। ये शिमला समझौता के तीन प्रमुख बिंदु थे, और शिमला समझौता के बाद दोनों देश थोड़ा ठंडा हुए कि आगे से हम लोग इस समझौते का पालन करेंगे और भारत पाकिस्तान के बीच एक अच्छा संबंध बनाए रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन बस ये समझौता तक था। पाकिस्तान पीछे से कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखा और कश्मीर मुद्दे को जगह जगह उठाते रखा। 70 के दशक में और कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है। 76 में फिर से भारत में प्रवेश करते हुए मकबूल भट्ट गिरफ्तार किए जाते हैं। 1976 भारत में फिर से मकबूल भट्ट गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं भाग पाते हैं। 1984 में उनको फांसी दे ही दी जाती है। कश्मीर में 1976 में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं होती है, लेकिन हां पाकिस्तान में घटित होती है। मैं बताऊंगा कैसे वहां तख्ता पलट होता है, सैनिक शासन आता है। ब्रीफ 2-3 मिनट लगेगा। भारत में उस समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। जनता पार्टी की सरकार आती है, इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है, भारत में इमरजेंसी लगता है, भारत में जनता पार्टी की सरकार आती है, 80 तक जनता पार्टी की सरकार रहती है। ये सब भारत के घटनाक्रम थे और 80 में फिर से जनता पार्टी की सरकार हारती है और इंदिरा गांधी सत्ता में आती है। 76 की और कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है। हां 77 में कश्मीर की एक छोटी सी घटना होती है। शेख अब्दुल्ला फिर से वही राग अलापते, लेकिन इस बार आजादी की मांग नहीं करते। इस बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को और अधिक स्वायत्तता दी जाए। अब जरा सोचो, इस तरह की मांग ये लोग नेता क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि वहां के जनता को लगे कि यही हमारे नेता हैं और यही हमारी भला की सोचते हैं। शेख अब्दुल्ला ने 1977 में जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर के फिर से मांग करनी शुरू की और कहा कि भारत केवल रक्षा अपने पास रखे। 370 में जो प्रोविजन किया गया था कि रक्षा, विदेश और संचार भारत के पास रहेगा, शेख अब्दुल्ला ने मांग करी कि केवल रक्षा भारत अपने पास रखे, विदेश और संचार जम्मू कश्मीर को दे दे। विदेश के बारे में कोई भी निर्णय जम्मू कश्मीर की विधानसभा लेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार लेगी। संचार के मामले में कोई भी नियम, कानून या निर्णय जम्मू कश्मीर की सरकार लेगी। ये जम्मू कश्मीर को दिया जाए। यह स्थिति भी सही नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये पहली बार 77 में जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था।
1977 में पहली बार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 77 में फिर जनता पार्टी की सरकार, 80 तक, और 80 के बाद हम प्रवेश करते हैं बच्चा 1980 से 1910 के काल में। और इस काल में आते ही पूरा विश्व का सिनेरियो बदल रहा था। इस काल में पूरे विश्व में एक व्यापक बदलाव हो रहा था। इसलिए 1980 में जम्मू कश्मीर के जो घटनाक्रम को अगर हमें समझना है बच्चा, तो थोड़ा सा इस घटना पर, जम्मू कश्मीर के घटना पर, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पर, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर, जम्मू कश्मीर की समस्याओं पर पश्चिम एशिया और वैश्विक परिदृश्य में जो घटनाक्रम थे उन्होंने काफी हद तक प्रभावित किया। इसलिए हम लोग इस पीरियड में जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा अगल बगल देखने का प्रयास करना होगा। अगल बगल मतलब हम बहुत ज्यादा अगल बगल नहीं ले जाएंगे, बट थोड़ा सा अगल बगल हम आपको लेकर चलेंगे। आपके बगल में पाकिस्तान है, वहां हम देखेंगे क्या हुआ। ठीक है, वहां हम देखेंगे क्या हुआ। इसके बाद अफगानिस्तान है, वहां हम देखेंगे क्या हुआ। और इसके बाद ईरान है, वहां हम देखेंगे क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के घटनाक्रम ने जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम को प्रभावित किया, अफगानिस्तान के घटनाक्रम ने जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम को प्रभावित किया, ईरान के घटनाक्रम ने जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम को प्रभावित किया, पूरे पश्चिम एशिया के घटनाक्रम ने जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम को प्रभावित किया। 1980 के बाद, 1980 के बाद से लेकर के आज तक ये प्रभाव चलता रहा। और यहीं से फिर धीरे धीरे भारत में टेररिज्म का फैलाव होता। 80 के दशक में विश्व टेररिज्म का फैलाव होता, वर्ल्ड टेररिज्म का फैलाव होता है। 80 का दशक पूरे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहा जाता है कि विश्व आतंकवाद की, खास करके रिलीजियस टेररिज्म की शुरुआत 80 का दशक रहा है। कैसे रहा है, क्या रहा है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम अगली कहानी आपको जम्मू कश्मीर के आज तक लेकर के चले आएंगे। मेरे को आ रहा है कि क्लास का टाइम पूरा हुआ, तो हमें क्लास खत्म करना है। 1.25 घंटा हो गया। मैं मैक्सिमम 2:30 बजे तक क्लास को फिनिश करना होगा, 2:30 से 2:45 मैक्सिमम। तो आज मैं एक स्टेप पर ले जाकर के आपका क्लास फिनिश करता हूं। 80 के बाद, 1980 के बाद कल क्या हुआ, कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और कल हम लोग थोड़ा सा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी क्या हो रहा था दैट टाइम, वो देखने का प्रयास करेंगे बच्चा। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग कल मिलते हैं, कल इसी समय में 12:45 में। आपको समझ में आ रहा है बच्चा? कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत, हमारे पास टाइम है तो मैं 5 मिनट 10 मिनट आपसे इंटरेक्शन कर सकता हूं। कोई आपको परेशानी हो, टफ लग रहा हो, या प्रॉपर है, सही है, क्योंकि मैं चारों तरफ से लेकर के चल रहा हूं। क्योंकि एक लास्ट इंटरनल सिक्योरिटी खत्म करते करते हम इस स्थिति में रहेंगे कि यहां से हम जो 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम बहुत बेहतरीन तरीके से करें, अन्यों से बेहतर करें। ये हमारा पर्पस होता है। ओके, मैं आज के क्लास का पीडीएफ, पीछे कल तक का पीडीएफ मैं दे चुका हूं बच्चा। आज के क्लास का पीडीएफ मैं आज ही सेंड करवा देता हूं। तो आज के क्लास का पीडीएफ आज ही आप निकाल लीजिएगा और लेकर के जब बैठिएगा तो कल का क्लास आपको और समझ में आएगा और मजा आएगा। तो थैंक यू आज के लिए, कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।